hyperkalemia, we finished all the H's and fight, we didn't finish the full 5 Ds, हम लोग ने at least इतना तो खत्म किया है, ठीक है? Now very important responsibilities after cardiac arrest occurs. After cardiac arrest occurs, हमको क्या करना है? So what are you worried of after cardiac arrest? Shumkal, if I ask you after cardiac arrest, what are you worried of? हम लोग क्या वरी, तेरे मन में क्या रहेगा? कार्डियक अरेस्ट, when the patient has a cardiac arrest, you have given CPR, you have given CPR, you have done everything possible to get that CPR nicely done. तो बहुत कुछ पहले ने किया, हम लोग ने we work very hard with this, it's like manual work when you're actually doing CPR. तो CPR करने के बाद we are tired, हाँ, we are very tired. What is the first thing in your mind? No, ये तो हो गया ना हमारा कार्डियक अरेस्ट तो हो गया, तुमने ट्रिपल एच, 5H, 5T, 6H, 6T वो सब भेज दिया तुमने. अभी कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट के बाद तुमने रिवाइव भी किया पेशेंट को, मतलब पेशेंट का पल्स रेट आ गया, हाँ, बीपी इज आल्सो रिकॉर्डेबल. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको क्या डर क्या है जब कार्डियक अरेस्ट होता है? आपको डर क्या है? ब्रेन डैमेज हुआ है. ब्रेन डैमेज हम लोग को सबसे डेंजरस चीज हमारे मन में ब्रेन डैमेज. क्यों आपको लगता है ब्रेन डैमेज? क्योंकि तो उससे क्या प्रॉब्लम है? वो तो लिवर भी तो है, किडनी भी तो है. Because brain less than 3 minutes if oxygen supply is gone down, the tissues, the oxygen perfusion goes down in the tissues. किडनी में भी तो है. But for brain it is more fast. For brain. The problem is it is irreversible. It is not reversible. अभी किडनी का डैमेज हो, लिवर का डैमेज हो, बाकी कोई भी डैमेज हो तो सब कुछ जनरली रिवर्सिबल होता है. लेकिन ब्रेन में अगर डैमेज हो गया तो उसमें रिवर्सल कुछ नहीं है, रिवर्सिबल होता ही नहीं है. मतलब ब्रेन में अगर स्ट्रोक हो गया तो पेशेंट लाइफ भर स्ट्रोक के साथ जिएगा. ब्रेन में अगर हेमरेज हो गया तो लाइफ भर हेमरेज का जो प्रॉब्लम के साथ जिएगा. ब्रेन में अगर कुछ डीमाइलिनेशन मतलब उसका नर्व्स खराब हो गया तो पूरा लाइफ भर पेशेंट विल बी विदाउट that particular response. समझ में आ रहा है? So the problem with the brain is that it is highly irreversible. The problem with the brain is अगर प्रॉब्लम होता है तो it is irreversible. एक बार once the brain goes down, the brain does not improve. You must remember this in your mind. So whatever cardio pulmonary resuscitation you are doing, we are worried कि ब्रेन को क्या जा रहा है. इसीलिए हम सीपीआर जब करते हैं पुश हार्ड पुश फास्ट. ये क्यों बोलते हैं हम लोग? शुक्र क्यों बोलते हैं? ब्लड सप्लाई ब्रेन को हम लोग को ब्लड सप्लाई हार्ट का पड़ी नहीं है. हम लोग को हार्ट का ब्लड सप्लाई पड़ी नहीं है. हमको क्या पड़ी है? ब्रेन का ब्लड सप्लाई. जब हम पुश हार्ड पुश फास्ट बोलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? आपको पता है व्हाट आर वी डूइंग व्हेन वी आर सेइंग पुश हार्ड पुश फास्ट? व्हाट आर वी डूइंग? स्मिता, व्हाट आर वी डूइंग? push hard and push So what are we? So what we are doing is, so what we are doing is, what we are doing is the heart is lying like a balloon inside. Okay, so when you are pushing hard, the heart is getting pressed between the sternum and the vertebral column. ये sternum हो गया, ये vertebral column हो गया. इसलिए आपको position of the hand is very important. तो sternum and vertebral column. So when you pressing it, सब ऐसा press होता है. Blood यहाँ से किधर जाता है? ऊपर की तरफ, brain की तरफ. समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये सीपीआर क्यों कर रहे हैं? हार्ट को रिवाइव के लिए नहीं कर रहे हैं. हम लोग ये ब्रेन को प्रोटेक्ट के लिए कर रहे हैं. हार्ट को रिवाइव करने के लिए हमको 5H और 5Ts देखने हैं. हम सीपीआर क्यों कर रहे हैं? ब्रेन को रिवाइव करने के लिए. समझ में आ रहा है? हाँ, इसीलिए पुश हार्ड पुश फास्ट अलाउ एडिक्वेट रिकॉइल. ये क्यों करते हैं हम अलाउ एडिक्वेट रिकॉइल? क्योंकि अगर इसके अंदर खून ही नहीं है तो तुम पुश करके क्या मतलब है? जब तुम रिकॉइल करते हो तो नेगेटिव सक्शन की वजह से ब्लड बाहर से अंदर घुसता है. जब तुम ऐसा करते हो, ऊपर करते हो, हाथ ऊपर करते हो तो वहां से ब्लड अंदर घुसता है क्योंकि वो नेगेटिव प्रेशर छक करके ओपन किया तुमने. हार्ट को तुम छक करके ओपन किया तो वहां से ब्लड अंदर आ जाएगा. फिर तुम प्रेस करके प्रेस करोगे वापस ऊपर जाएगा. वापस तुम बोल करोगे वापस वहां से जाएगा. तुमको ये जो टेक्निक है, यू कैन कीप अ पेशेंट अलाइव फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम इफ यू डू इट द राइट वे. इसलिए हम क्या बोलते हैं? 2-2 मिनट में चेंज करो. सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है. 2-2 मिनट में चेंज करो क्योंकि वो पेशेंट की भलाई के लिए हो. क्योंकि जो 2 मिनट के बाद व्हाट वी नो इज दैट द एफिशिएंसी ऑफ दिस पुश हार्ड पुश फास्ट कम्स डाउन. समझ में आ रहा है? तो हम लोग को क्या कंसीडर करना है? तो 2 मिनट के लिए पूरा जान लगा के उसको सीपीआर देना है. अब जब जान लगा रहा हूं मतलब आई एम पुशिंग हार्ड, आई एम पुशिंग फास्ट, आई एम अलाउइंग रिकॉइल. So that is a very important technique that saves lives. Very, very important technique that saves lives and saves the brain. Saves the brain. You understand? So that is why our entire thinking, if a patient has a cardiac arrest, is अरे मेरे को brain को preserve करना है. क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने CPR करके उसका इसको सब ठीक कर दिया और ब्रेन अगर खराब हो गया तो मेरा कोई फायदा नहीं है.
मेरे ये सब सीपीआर करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये पेशेंट लाइफ भर एक मोबाइल की तरह एक जगह पे बैठा रहेगा। ऐसा पेशेंट चाहिए कि हम लोग को नहीं, हम लोग को ऐसा पेशेंट चाहिए जो उठ के हमारे साथ बात करे। हम लोग को ऐसा पेशेंट चाहिए जो अपने घर पे जाओ अपने बच्चे को उठाए। हमको ऐसा पेशेंट चाहिए जो अपने माँ बाप से बात करे। हमको ऐसा पेशेंट नहीं चाहिए कि मोबाइल की तरह पड़ा हुआ माँ बाप और बहन सब उसको ख्याल रखें। That is not our ultimate responsibility. We are doctors, we are nurses, we are healthcare professionals to give them a quality of life. हम लोगों को quality of life बहुत important रहता है। हालांकि आपको अच्छा लगेगा कि ऐसा कोई पेशेंट रहे, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए वो push hard, push fast, allow adequate recoil and change of CPR in timing of adrenaline, timing of vasopressin is very very important. समझ में आ रहा है? हाँ? ओके, तो अभी समझ में आपने किया। अभी प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम ये सीपीआर करते हैं, whenever we do CPR, it is not like the heart pumping, it is external. So the amount of blood going is not that much, no. It is not like normal heart. Normal heart is pumping very well, अच्छा प्रेशर 120 प्रेशर में प्रेशर करते हैं, 120 प्रेशर में ऊपर जाता है, 120 मिलीमीटर से मर्क्यूरी में ऊपर जा रहा है। उतना प्रेशर तो हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। We will not be able to do it because external है, internal नहीं है वो। समझ में आ रहा है? So our problem is there is blood supply going, but there is likelihood of brain damage. ठीक है? अब अभी मेरे को बताओ कि इसीलिए आपको क्या करना है? आपको तुरंत ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है? We want to protect our brain. We want to protect our brain. मतलब समझ लो CPR किया हमने, जबरदस्त CPR किया, 2 minutes में contraction, we change the compressor, we give adrenaline at the right time, CPR किया, 15 minutes हो गया, 16 minutes हो गया। हाँ, अभी हमने ETCO2 देखा, ETCO2 बढ़ने चालू हो गया। जब ETCO2 बढ़ने चालू होता है, इसका मतलब ये है कि हार्ट काम करने चालू किया है। जब ETCO2, इसीलिए ETCO2 का जरूरत रहता है। तब तक ना जो कंप्रेसर है ऊपर मॉनिटर नहीं देखेगा, हाँ, कंप्रेसर जो है और किधर देखेगा नहीं, वो अपना पूरा ध्यान किसमें करेगा? प्रेस करते रहो, क्योंकि जब तक कि हार्ट चालू नहीं रहेगा तब तक कोई भी फायदा नहीं। देयर इज nothing that you can do till the heart starts. So who is the heart? The compressor. Who is the most important person there? The compressor. समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर ऑन दिस? हाँ, तो अभी हम जो बाहर है, जो ड्रग्स देख रहे हैं, जो ये टीम लीडर है, जो सीपीआर कंडक्ट कर रहा है, he has to know that this is coming. It is not by checking pulse. Its easiest method is look at the ETCO2. अगर तुम्हारे ETCO2 को जो कर रहे हो ना, ETCO2 क्या है? What is ETCO2? What is ETCO2? ETCO2 क्या होता है? विशाल, सर वो ETCO2 मतलब क्या है? E क्या है? T क्या है? C और O2 क्या है? हाँ, स्मिता, what is ETCO2? ETCO2 होता है एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड। ETCO2 होता है एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड। एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है? ये एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? स्मिता, नॉट गुड, सिंपल थिंग्स। Really, you should attend these lectures or you should start listening. You're not listening. Open up the website. I want you to every day call me up and tell me, and this I'm going to do with you. I want you to call me every day and tell me what you listen to, and I will ask you. Because my lectures I know. Because this is not acceptable for me that you don't know ETCO2. So what is ETCO2? सुनो अभी, okay? ये हमारा alveolar है, समझ लो ये हमारा alveolar है, ये blood है, हाँ? तो राइट हार्ट से ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड, जो जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। दिस इज कमिंग फ्रॉम द राइट साइड एंड देन फ्रॉम हियर गेटिंग पंप्ड टू द लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इट इज गोइंग इनटू द बॉडी। बराबर? राइट साइड से ब्लड आ रहा है, लंग्स में आ रहा है, फिर ऑक्सीजनेट हो रहा है, हाँ, ऑक्सीजनेट हो रहा है। और ये जो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जब हम लोग वेंटिलेट कर रहे हैं या श्वास ले रहे हैं, तो यहां से क्या पास हो रहा है? ऑक्सीजन। और यहां से क्या पास हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? क्लियर है? ये सिंपल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलता है, इसीलिए यहां से जो निकलता है, जो श्वास से जो निकलता है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है। उसको हम लोग मॉनिटर पे देखते हैं ETCO2।
समझ में आ रहा है? That is why the only indicator that tells you that your endotracheal tube is inside is EtCO2, which means end tidal carbon dioxide. End मतलब tidal मतलब क्या? Tidal respiration, tidal volume. अपना जो ब्रीदिंग का 500 ml हम अंदर ले रहे हैं, समझ लो tidal volume. हाँ, उसको हम एंड टाइडल वॉल्यूम के एंड में क्या आ रहा है? ये टाइडल वॉल्यूम के जब ये हवा पूरा बाहर आ रहा है, क्या दिखना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मतलब ये है, अगर मेरा एंडोट्रेकियल ट्यूब लंग्स में है तो मुझे EtCO2 दिखना चाहिए. अगर मेरा एंडोट्रेकियल ट्यूब इसोफेगस में है, आई विल नॉट बी एबल टू सी EtCO2. क्यों नहीं दिखेगा? नहीं आएगा. क्यों नहीं दिखेगा? कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं ना उधर, उधर कार्बन है ही नहीं. तो अगर हम लोग इंट्यूबेशन कर रहे हैं, हम लोग ट्रेकियोस्टोमी कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए हाथ में? तो कल आपने EtCO2 क्यों नहीं डाला जब ट्रेकियोस्टोमी चेंज कर रहे थे? कल चेंज कर रहे थे ना, कर रहे थे ना चेंज, तो क्यों EtCO2 नहीं डाला? क्योंकि आपका कंफर्मेशन क्या है? EtCO2. So when you are changing the airway, you need what? तो कल ट्रेकियोस्टोमी डाला तो वेरी सरप्राइज दैट देयर वाज नो EtCO2. मैं उधर था, आके पूछा EtCO2 किधर है? यू आर अंडरस्टैंडिंग? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर ब्लड यहां से यहां गया, अगर ब्लड यहां से यहां गया तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां जाएगा. अगर ब्लड यहां से यहां गया तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां जाएगा. अगर ब्लड बहुत स्लो जा रहा है तो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा. राइट? हम लोग का CPR इफेक्टिव उतना नहीं है, तो ब्लड स्लो जा रहा है. जब ब्लड स्लो जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रहा है वो बहुत कम है. तो जब हार्ट चालू हो जाएगा तो क्या होगा? सर्कुलेशन बढ़ेगा. सर्कुलेशन बढ़ेगा तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बढ़ जाएगा, यहाँ से जो आ रहा है ब्लड वो बढ़ जाएगा. जब ब्लड बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इधर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बाहर जाएगा, तो EtCO2 बढ़ेगा. तो इसलिए जब CPR सिचुएशन है तो क्या दिखना चाहिए? EtCO2 होना चाहिए. क्लियर? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कभी भी हम लोग एक एयरवे डाल रहे हैं, इंट्यूबेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ, क्लियर टिल नाउ अबाउट EtCO2. हाँ, उसको हम एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंड टाइडल कार्बन. आपने देखा EtCO2? आपने वेंटिलेटर पे देखा होगा. हाँ, EtCO2 हम लोग कोई भी तरीके से कर सकते हैं. हम लोग EtCO2 नाक से भी निकाल सकते हैं, उसका एक अलग डिवाइस आता है. एंडोट्रेकियल ट्यूब से जा सकता है, उसको अलग डिवाइस बोलते हैं. ये दो टाइप के होते हैं. EtCO2 दो टाइप के होते हैं. आपको पता है कौन सा दो टाइप है? एक को बोलते हैं मेन स्ट्रीम, दूसरे को बोलते हैं साइड स्ट्रीम. क्या नाम है? मेन स्ट्रीम, साइड स्ट्रीम. अभी मेन स्ट्रीम व्हाट इज, गिव मी व्हाट इज, आपने ICU में एक मेन स्ट्रीम और साइड स्ट्रीम दोनों है. बताओ मेरे को कौन सा मेन स्ट्रीम है? मेन स्ट्रीम. अभी अंडरस्टैंड द वर्ड मेन स्ट्रीम. हमारे पास EtCO2 है, आपको याद है? हाँ, अपने पास कौन सा टाइप का है? आप मेरे को बताओ मेन स्ट्रीम कौन सा, उसमें साइड स्ट्रीम कौन सा है? वेंटिलेटर पे है EtCO2, वो मेन स्ट्रीम है. नहीं, अभी देखो मैं बताता हूँ साइड स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम में डिफरेंस क्या होता है. अगर समझ लो मेरा एयरवे है, हाँ, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के मशीन में जा रहा है, यहाँ से उसको खींच के मशीन में डाल रहे हैं, तो उसको हम साइड स्ट्रीम बोलते हैं. जैसे GE का वेंटिलेटर में आगे एक येलो कलर का है, उसमें से ट्यूबिंग ऐसे निकलते हैं और एक छोटा सा मॉड्यूल में जाता है, इसको हम बोलते हैं साइड स्ट्रीम. इसको क्या बोलते हैं? और दूसरा आपके पास एक EtCO2 है जो आप लेके आते हो, ऊपर मॉड्यूल पे लगाते हो और एंडोट्रेकियल को सीधा लगाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मेन स्ट्रीम. ठीक है? तो आप लोग जब CPR कर रहे हो तो आपको क्या, अगर GE का वेंटिलेटर नहीं है तो आपको क्या मंगाने का है? मेन स्ट्रीम EtCO2. उसको हम क्या बोलेंगे अभी साइंटिफिकली? मेन स्ट्रीम. नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो EtCO2, मेन स्ट्रीम EtCO2. As healthcare workers, you should say the right words. मेन स्ट्रीम EtCO2. और जो दूसरा जो होता है GE में दिखता है, so any EtCO2 that from the endotracheal tube, समझ लो ये मेरा पेशेंट है, ये मेरा ट्यूबिंग्स है वेंटिलेटर का. अगर यहाँ से एक छोटा सा ट्यूबिंग जाता है मॉड्यूल के अंदर, इसको क्या बोलेंगे? साइड स्ट्रीम. अगर इसके ऊपर ही मैं एक डिवाइस डालूंगा ऐसा, और यहाँ से खाली वायर जा रहा है, ट्यूबिंग नहीं जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? मेन स्ट्रीम. क्लियर? मेन स्ट्रीम एंड साइड स्ट्रीम. ठीक है?
So in our CPR scenario, what are we seeing? We are seeing that when we are doing cardiac CPR, तुम्हारा ATCO2 बढ़ने चालू हो गया. इसका मतलब क्या है? हार्ट चालू हो गया, Break. फ्लो अदर वे राउंड मेरा 15-20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, ATCO2 मेरा 10 का 10 ही है. मतलब क्या हो गया? हार्ट चालू नहीं हो रहा है, मेरा CPR का कोई फायदा हो नहीं रहा है. मतलब मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि 25 मिनट ATCO2 बहुत कम है, मतलब मेरे को कोई मतलब ही नहीं है कंटिन्यू करने का. 25 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया ATCO2, इसीलिए ATCO2 को जरूरत रहता है. समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैंने 25 मिनट 30 मिनट कर दिया, CPR चल रहा है, मैंने बहुत अटेम्प्ट किया है, लेकिन मेरा ATCO2 बढ़ ही नहीं रहा है. सो हम लोग के मन में क्या आएगा कि ये हार्ट सिस्टम चालू हो ही नहीं रहा है. समझ में? तो 30-35 मिनट के बाद वी कैन गो एंड टेल कि भाई ये हार्ट इज नॉट इंप्रूविंग बिकॉज ATCO2 हमको पता है कि ATCO2 बढ़ नहीं रहा है, इसीलिए ये हार्ट इंप्रूव नहीं कर रहा है. हाँ, हालांकि ATCO2 10 से 50 20 हो गया, 25 हो गया, तो हार्ट में कुछ तो आने चालू हुआ है, हार्ट में कुछ तो चालू हो गया. समझ में आ रहा है? क्लियर ऑन दिस? क्लियर? ATCO2 का क्या फायदा है? क्लियर? So now next time when you're going to intubate a patient, the first thing you will probably get is, इसलिए हम LOSC जब बोलते हैं तो E is ETCO2 and endotracheal tube. जब हम LOSC बोलते हैं for rapid sequence intubation, laryngoscope to working laryngoscope, oxygen suction, endotracheal tube and ETCO2. LOSE. समझ में आ रहा है? Because the only confirmation for the airway being in place is ETCO2, end tidal carbon dioxide. So what is the first nursing responsibility in CPR? Attach ETCO. Okay, that is the first. अपना endotracheal tube डालते हैं. endotracheal tube खाली डालने से फायदा होता नहीं. पहले remember this, जब हम endotracheal tube डालते हैं ना, सब खाई में रहते हैं. जब भी ऐसे cardiac arrest होता है, ठीक है? हाँ, तो डालेगा वो esophagus में गया तो हमारा पूरा CPR का कोई फायदा ही नहीं, खाली compression चल रहा है. तो the confirmation comes from ETCO. Clear on this? Okay, now what is the next responsibility? हमारे मन में क्या था कि हमको क्या प्रिजर्व करना है? ब्रेन. तो अगर समझ लो तुम्हारे घर पे फल है, सब्जी है, तुमको उसको प्रिजर्व करना है तो आप क्या करते हो? फ्रिज में रख देते हैं, बराबर? फ्रिज में रख देते हैं तो हम लोग दूसरे दिन आके खा सकते हैं, तीसरा दिन आके खा सकते हैं. तो व्हाट वी नो फ्रॉम सालों से हमको पता है कि अगर हम लोग इंसुलिन को मटके में डाल दिया या हम लोग ने फ्रिज के अंदर अपना तरबूज रख दिया तो ज्यादा लास्ट होता है, ये हमको पता है, बराबर? ये हमको पता है. सिमिलरली बॉडी का भी सिचुएशन यही है. जब हम बॉडी को कूल डाउन करते हैं तो बॉडी भी प्रिजर्व लॉन्गर रहता है. ब्रेन प्रिजर्वेशन इज लॉन्गर. समझ में आ रहा है? ब्रेन प्रिजर्व लॉन्ग होता है. क्यों ब्रेन प्रिजर्वेशन लॉन्ग होता है? साइंटिफिकली क्या हो रहा है? हमारा नॉर्मली अपना सेल्स कैसे काम कर रहे हैं? अपना सेल्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, उसके लिए एनर्जी लगता है, बराबर? जब भी whenever we are living here, our cell is taking oxygen and taking out carbon dioxide. हम लोग everybody, every one of us. And to do that, our body is using some energy. समझ में आ रहा है? हाँ, कोई एनर्जी यूज कर रहा है बॉडी. ना ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है? तुम्हारा हार्ट काम कर रहा है, तुम्हारा ऑक्सीजन जा रहा है सब जगह, इसीलिए वो एनर्जी आ रहा है. मेटाबॉलिज्म चल रही है तुम्हारी, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, इसीलिए तुमको एनर्जी आ रहा है. समझ में आ रहा है? Now what happens in brain is that you want to reduce that metabolism. अगर तुमने मेटाबॉलिज्म रिड्यूस कर दिया तो उतना एनर्जी का जरूरत नहीं है. इसीलिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा कम कर दें. मेटाबॉलिज्म कम करने के लिए, to reduce the metabolism of the brain, to reduce the oxygen consumption of the brain. अगर मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो ऑक्सीजन ज्यादा लेगा नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा. हाँ, उतना वो डैमेज नहीं होगा. इसलिए हम सोचते हैं कि चलो यार उसको हाइपोथर्मिया दे दो, हम उसको ऑक्सीजन कम कर, हम उसका टेम्परेचर कम करने की कोशिश करते हैं. समझ में आ रहा है? उसका हम टेम्परेचर कम करने की कोशिश करते हैं. कभी करते हैं हम लोग ये. हर पेशेंट ऐसा कुछ ये नहीं है कि हम लोग उसको वेट करेंगे और फिर डॉक्टर ऑर्डर देगा और फिर नहीं. हाँ, अगर पेशेंट पे CPR करके उठ गया, ऐसा आंखें खोल दिया, आपके सामने देखा, आपको हाथ पकड़ लिया, उसको नहीं करना. समझ में आ रहा है? उसको करना है, उसको करने की जरूरत ही नहीं है. उसको ठंडी लगेगा, उसको नहीं करना है. समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी समझ लो CPR किया पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया, फॉर एग्जांपल अपना जो हाइपोग्लाइसेमिया की बात कर रहे हैं, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, पेशेंट को CPR पे चालू किया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तब तक कोई आके 50% डेक्सट्रोज 25 ml दे दिया, उसके बाद 25 ml दे दिया, पेशेंट उठ गया, अभी पेशेंट अवेक हो गया, कॉन्शियस हो गया. हाँ, फिर तुमने इंटीमेट सब कर दिया, लेकिन फिर पेशेंट को चलो हाथ पकड़ो बोला, यू टोल्ड हिम टू होल्ड हिज हैंड एंड ही हेल्ड योर हैंड.
अब ये पेशेंट को तुमको हाइपोथर्मिया नहीं करना, समझ में आ रहा है? हालांकि दूसरा साइड का पेशेंट तुमने सीपीआर रिपेयर किया, ये पेशेंट को समझो हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, सीपीआर रिपेयर हो गया, बहुत देर हो गया सीपीआर, लेकिन उसके बाद 15-20 मिनट के बाद सीपीआर के बाद हार्ट आ गया, ईटी शो बढ़ गया, और अभी तुमने उसको बोला रमेश आंखें खोलो, रमेश आंखें खोलो, हाथ पकड़ो, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। ये पेशेंट को हमको हाइपोथर्मिया देना है। क्लियर? किसको देना है किसको नहीं देना है समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया? अभी इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हाइपोथर्मिया इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर। हम लोग सोच नहीं सकते कि हाँ चलो हम उसको हाइपोथर्मिया देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सोचे बिना हमको करना है। जैसा सीपीआर चल रहा है वैसा ही हाइपोथर्मिया चलना चाहिए। सीपीआर अपनी इमरजेंसी है, हाइपोथर्मिया इक्वल इमरजेंसी, बिकॉज जितना जल्दी हम लोग पेशेंट को कूल डाउन करेंगे उतना उसका ब्रेन प्रिजर्व रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आपका कोई रिलेटिव होगा तो आप कितना फास्ट करोगे, सोचो आप। हाँ, ऐसा सोचने का। हमारा हर पेशेंट को हमारा रिलेटिव जैसा देखने का, तब जाके हम पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार होता है हमारा। इफ यू थिंक दैट द पेशेंट इज अ पेशेंट, वो कभी भी हम लोग बराबर काम नहीं करेंगे। हम लोग को पेशेंट को हमारा रिलेटिव जैसा सोचना, फिर अपने को काम करने को आसान पड़ता है। समझ में आ रहा है? अगर उसको इफ यू थिंक दैट दिस पेशेंट इज जस्ट समबडी एल्स, नो, for that particular moment he is your relative, for that particular duty hours he is your relative, that is how you must think. Then you will develop that empathy to the patient. समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे मन में आएगा ये मेरे को जल्दी करने का है, तुमको काम लिखने का पिकने का वो सब छोड़ दो, तभी do what is important. You are understanding? So इसमें what is important? Cooling down. ठीक है? हाँ, अगर तुमने ऐसा किया सीपीआर और उसके बाद कुछ रिस्पांस नहीं आया, फिर तुम 1 घंटे के बाद कूल करने की कोशिश करोगे, उसका कोई फायदा नहीं, उसका नुकसान ही है, उसका नुकसान ही है। क्या नुकसान है? क्या होगा अगर ऐसा करेगा? तो इन्फेक्शन, डीआईसी, ब्रेड सोर, इन्फेक्शन, डीआईसी एंड ब्रेड सोर। 1 घंटे के बाद ब्रेन प्रोटेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये 3 चीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ब्रेन प्रोटेक्ट नहीं होगा लेकिन ये चीज हो जाएगा। इसलिए हमको ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए जितना जल्दी हो सके हम बोलते हैं 15 मिनट के अंदर, कितना मिनट? ब्लड द टेम्परेचर हैज टू ड्रॉप डाउन टू 35 to 36. दिस इज द टारगेट। टारगेट क्या है? 35 to 36. टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट बोलते हैं उसे। इन मेडिसिन वी कॉल इट TTM। क्या बोलते हैं उसे? टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट। तो हमको ऐसा नहीं बोलना हाइपोथर्मिया देना है, हमको TTM करना है। समझ में आ रहा है? ऐसा बोलना है। दिस इज द word you must use. What you must use? Targeted temperature management. You should not say hypothermia, because by definition hypothermia is much lower than that. 34 डिग्री से कम होता है। समझ में आ रहा है? हम लोग उतना दे नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं? टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट, TTM। Targeted temperature management means you are trying to get the temperature between 35 and 36. We don't want to get it to 34. ठीक है? कितना होना है? 35 to 36. कितने मिनट में? 50 minutes. इसलिए हम क्या करते हैं? हमको क्या करना है? फ्रिज में हमारे पास तो इसके बाद आपको कूल डाउन करना है। Which are the methods for cooling? Which are the methods? Tell me some methods. इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कूलिंग को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कूलिंग को पैसिव कूलिंग बोलते हैं। हाँ, सो एक्सटर्नल कूलिंग, ठीक है, एक्सटर्नल कूलिंग। एक्सटर्नल कूलिंग के तरीके क्या क्या है? आइस पैक वहाँ पे लगाएंगे, एक्सिला पे, ग्रोइन एरिया पे। So you have to get ice packs. लेकिन हमारे पास वो कैसा होता है? There will be 2 amounts of ice pack. पैक नंबर 1, पैक नंबर 2। फ्रिज में अगर देखोगे तो एक पैक नंबर 1 होता है और एक पैक नंबर 2 होता है। पहला पैक नंबर 1 को लेके आएंगे। अब पैक नंबर 1 में बहुत सारे आइस पैक्स होते हैं, ठीक है? वो आइस पैक्स को हमको पहले बात, हम उसके पहले क्या करेंगे? पेशेंट के सारे क्लोथ्स निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करोगे? पेशेंट के क्लोथ्स हम निकालेंगे। सबसे पहले ऑल क्लोथ्स विल बी आउट, दैट इज द नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी। यू डू इट। अभी 15 मिनट में क्या क्या करना है सोचो। हाँ, पहला बात तुमको पेशेंट का पूरा क्लोथ्स निकालना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर HME फिल्टर लगा हुआ है तो उसको निकालने का, अगर एक्टिव ह्यूमिडिफायर लगा है तो उसको निकालने का। समझ में आ रहा है? हाँ, इट इज नॉट इजी फास्ट करना है ये सब, ठीक है? ये सब हो गया। ये सब होने के बाद तुरंत आपको क्या करना है? आइस पैक लेके आना है। हाँ, आइस पैक लेके आके आइस पैक से पहले क्या करना है? आइस पैक से पहले फास्टेस्ट कूलिंग करना है। व्हिच इज द फास्टेस्ट कूलिंग? देखो हमारे पास ना इंट्रावास्कुलर कूलिंग करके कूलिंग होता है। इंट्रावास्कुलर कूलिंग। आपका पेशेंट को आपने जब भी फ्लूइड चैलेंज देता है तो पेशेंट को क्या होता है? जब भी फ्लूइड चैलेंज पे को क्या होता है? ठंडी लगने चालू हो जाती है। देखा है ना तुमने? देखा है ना? तुमने अगर फ्लूइड चैलेंज मतलब 15 मिनट के अंदर तुमने अगर
उसको 500 ml पानी दे दिया, इट इज नॉट इवन कोल्ड। अपना नॉर्मल IV फ्लूइड दो, उसको दे दो। नॉर्मल IV फ्लूइड हमारा आईसीयू का टेम्परेचर 21 to 23 डिग्रीज होता है, 23 डिग्रीज आईसीयू का टेम्परेचर होता है। यू गिव नॉर्मल IV फ्लूइड आल्सो, पेशेंट स्टार्ट शिवरिंग। देखा है ना तुमने, यू हैव सीन दैट राइट? मतलब क्यों आई शिवरिंग? बिकॉज़ टेम्परेचर इज गोइंग डाउन। तो व्हाट इज द फास्टेस्ट कूलिंग मेथड? इंट्रावैस्कुलर। फास्टेस्ट कूलिंग मेथड इज इंट्रा। तो आप क्या करोगे, फ्रिज के अंदर डोर में 4 डिग्री टेम्परेचर का पानी रहता है ऑन द डोर। फ्रिज का टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री होता है, तो हमारे पास डोर पे कूल्ड फ्लूइड होता है, फ्रीजर के अंदर आइस हो जाता है। तो आपको डोर वाला फ्लूइड निकालना पड़ता है, ओके, जिसमें फ्लूइड है हमारे पास, नॉर्मल सेलन हो सकता है, रीगल लैक्टेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा अल्टीमेट एटम फ्लूइड देना नहीं, हमारा अल्टीमेट बॉडी को कूल करना है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत प्रेशर बैग लेके आएंगे, ये फ्लूइड लगाएंगे उसको और सीधा 2 लीटर फास्ट दे देंगे, 1 + 1 लीटर। ठीक है, 1 + that is the first thing I will do, and what I will do at the same time, this requires tremendous teamwork. At the same time, I will also get somebody, or I will put a rectal thermometer, क्योंकि हमको कोर बॉडी टेम्परेचर देखना है। क्या देखना है? अभी कोर बॉडी टेम्परेचर कहाँ से दिखेगा? अगर मैंने पूछा कि कोर बॉडी टेम्परेचर कहाँ दिखेगा, तो which is the area where you get core body temperature? Tell me the best area to get core body temperature. The best place to see a core body temperature is जो ब्लड के अंदर टेम्परेचर है। ब्लड के अंदर टेम्परेचर किधर मिलेगा आपको? स्वान गैस कैथेटर। स्वान गैस करके कैथेटर होता है येलो कलर का, वो कैथेटर से आपको दिखता है जो हार्ट के अंदर होता है। और दूसरा होता है जैसे वॉल्यूम ट्यूब डाल दिया तो उसमें आर्टिकल होता है, उसमें दिख गया। सो दैट इज फर्स्ट कोर बॉडी टेम्परेचर। कौन सा है? एट द टिप ऑफ द स्वान गैस, दैट इज द फर्स्ट। एट द टिप ऑफ द स्वान गैस इज कोर बॉडी टेम्परेचर, दैट इज द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। द सेकंड इज इसोफेगल टेम्परेचर। तो इसोफेगल टेम्परेचर ओटी में दिखेगा, तो वो भी मंगा सकते हैं। इसोफेगल टेम्परेचर क्या होता है? एक छोटा सा प्रोब होता है जो राइस ट्यूब जैसे अंदर डाल के रखते हैं, वो कनेक्ट होता है मॉनिटर को, तो मॉनिटर में आपको दिखता है वो इसोफेगल टेम्परेचर। थर्ड कौन सा होता है कोर बॉडी टेम्परेचर? ब्लैडर थर्मिस्टर। मतलब ब्लैडर के अंदर फोलिस के अंदर जो डालते हैं उसके ऊपर एक थर्मिस्टर होता है, दैट थर्मिस्टर इज कॉल्ड एज अनदर कोर बॉडी टेम्परेचर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्वान गैस इंट्रावास्कुलर टेम्परेचर, सेकंड इज esophageal temperature, third is bladder thermistor or bladder temperature, fourth comes rectal thermometer। ठीक है, fourth comes what? rectal thermometer। तो इसलिए अगर हमको टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट करना है तो क्या करना चाहिए? Can you do targeted temperature management without rectal thermometer? No. Yeah, got the point? Yes, इसीलिए esophagus अगर हो तो esophagus है। फर्स्ट वाला कौन सा था बताओ? टिप ऑफ स्वान गैस। तो अभी एक काम करने का, आप मेरा जो टीचिंग का है ना बॉक्स, उसमें स्वान गैस पड़ा हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम स्वान गैस देखेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो स्वान गैस और सेंट्रल लेके आना, टीचिंग में से स्वान गैस और सेंट्रल लाइन। ठीक है, तो स्वान गैस का टिप में एक थर्मिस्टर होता है। स्वान गैस के टिप में वो एक लाइन होता है जो अंदर से इधर आके इधर बैठता है, सेंट्रल लाइन जैसा होता है लेकिन लंबा होता है। तो दैट उसके एंड में उधर एक थर्मिस्टर होता है, उसमें टेम्परेचर पता चलता है। तो इंट्रावास्कुलर टेम्परेचर इन द स्वान गैस टिप, हाँ, दैट वुड बी द फर्स्ट। सेकंड थर्ड ब्लैडर, फोर्थ रेक्टल। तो ओरल और ये एक्सिला और वो सब कर सकते हैं क्या? तो इसलिए आपको क्या साइमल्टेनियसली करना है? आपको पानी भी फ्लूइड भी फास्ट देना है, किसी और को रेक्टल थर्मोमीटर डालने बोलना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही सब कुछ कर रहे हो। तो एक जब वो करेगा, मैं जाके ये करूँ, मैं जाके ये करूँ, ऐसे 3-4 दिन साथ में फट करके डालना चाहिए, क्योंकि आपको कितना जल्दी कूल करना है। अगर हम खुद कर सकते हैं क्या कुछ भी? पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल ओनली कि भाई आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग, आई कांट डू इट, नहीं पॉसिबल। आई नीड द हेल्प। समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू, और तुम हेल्प कभी पूछोगे जब तुमको पता रहेगा कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, नहीं तो तुम हेल्प पूछोगे तो मेरे सर क्या बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब हो गया? समझ में आ रहा है? सो देयर इज नो वे यू कैन वेट फॉर हेल्प। समझ में आ रहा है? देयर इज नो वे यू कैन वेट फॉर हेल्प। क्लियर? तो मैंने ब्लड थर्मोमीटर डाल दिया। अब फिर ये हो गया अपना, हम लोग क्या कूलिंग कर रहे हैं अभी? इंट्रावास्कुलर कूलिंग।
कभी कभी क्या होता है ना, पेशेंट डायलिसिस पे रहता है, वो बेस्ट कूलिंग होता है क्योंकि डायलिसिस है, डायलिसिस चल रहा है, तुमने सीपीआर किया, पेशेंट उठा नहीं, डायलिसिस चालू कर दो, डायलिसिस चालू, उसमें टेम्परेचर होता है, उसका टेम्परेचर कम कर दो, समझ में आया? सबसे बेस्ट होता है सीआरआरटी पे अगर पेशेंट है, टेम्परेचर कम कर दो उसका, क्योंकि इंट्रावास्कुलर कूलिंग चल रहा है उसका, समझ में आ रहा है? हाँ, ये हो गया इंट्रावास्कुलर कूलिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे एक्सटर्नल कूलिंग। एक्सटर्नल कूलिंग, इवेपोरेटिव कूलिंग एंड रेडिएटिव कूलिंग, 3 टाइप का कूलिंग होता है। हाँ, एक्सटर्नल पैसिव कूलिंग, कंडक्टिव कूलिंग, क्या बोलते हैं उसे, कंडक्टिव कूलिंग, फिर होते हैं रेडिएटिव कूलिंग और फिर होते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। ठीक है? हाँ, हमको क्या करना है इसमें, हमको इसमें क्या करना है कि अगर हम रेडिएटिव इवेपोरेटिव की बात कर रहे हैं तो क्या है, हम वी आर ओपनिंग द एंटायर बॉडी एंड वी आर अटैचिंग अ फैन। फैन क्यों लगाते हैं हम लोग, क्योंकि जब बॉडी का गर्मी ऊपर निकलता है तो गर्मी को आपको दूर भेजना है, तो हम लोग फैन किधर रखेंगे, पीछे, ताकि वो हवा बाहर, तो हैंड फैन पीछे रहेगा। As the body cools, heat comes up, heat will go out. As the body cools, heat will come up, go out. Clear? Clear? हाँ? Clear on this? Clear on this? हाँ? हाँ? हम लोगों ने कपड़े निकाल के रेडिएटिव इवेपोरेटिव कूलिंग चालू कर दिया है। हाँ? उसके बाद में क्या करेंगे हम, पैसिव कंडक्टिव कूलिंग। जो कंडक्टिव कूलिंग की बात कर रहे हैं, that is what we are talking about, ice packs. So you understand why ice packs should also come. कंडक्टिव कूलिंग इज द बेस्ट, आई मीन इंट्रावास्कुलर कूलिंग इज द बेस्ट, लेकिन इंट्रावास्कुलर इज फास्ट, इज वेरी फास्ट, दैट इज द बेस्ट, इसलिए पहला वो करने का। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आइस पैक्स। आइस पैक्स लेके आएंगे और आइस पैक किधर लगाएंगे, जितना हो सके उतना लगाएंगे, बट वेयर यू 100% कीप इन द ग्रोइन, इन द नेक, हियर इन द एक्सेल। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े आर्टरीज वहां पर है, हमारे सबसे बड़े आर्टरीज वहां पर है। हमारा ग्रोइन में फीमोरल आर्टरी है, हमारे यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी है, हमारे इधर एक्सिलरी आर्टरी है, यहाँ पर क्यूबाइटल है, समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा हमको आइस वहां पर लगाना है बॉडी में। हाँ, ये सबसे ज्यादा आइस लगाना है, ठीक है? यू मे वांट टू कवर इट फुल्ली आल्सो बॉडी, प्रॉब्लम नहीं, इधर तो मिस नहीं करने का, बाकी फुल कवर कर देने का, जितना आइस है उतना कवर कर देने का, ठीक है? नाउ व्हाट इज इट इज नॉट इजी एट ऑल, इट इज नॉट इजी एट ऑल। एक बार ऐसा कर दिया क्योंकि आइस जल्दी मेल्ट हो जाएगा, या जल्दी मेल्ट हो जाएगा, इसलिए वो सेकंड बैग रेडी रहता है। हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब ये अपना आइस मेल्ट होने चालू हो गया तो तुरंत क्या करना है हमको, तुरंत हमको इसको वापस बैग में डालना है, ये बैग फ्रिज में जाना चाहिए, वो बैग बाहर निकलना चाहिए और इससे इसका कूलिंग चालू करना चाहिए, क्योंकि हमको मेंटेन करना है पेशेंट, हमको मेंटेन करना है। कितने में मेंटेन करना है, 35 to 36 हमको मेंटेन करना है, 35 to 36, समझ में आ रहा है? एक बार फास्ट कूल हो जाता है ना, ओवरशूट होने का चांस होता है। ओवरशूट मतलब 35 से वो 32 भी हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है कि भाई 32 हो रहा है। हाँ, तो तुरंत वो आइस बैग निकालना चाहिए। आइस बैग निकालते तो कहाँ जाना चाहिए, फ्रिज के अंदर, और किधर भी नहीं, बैग में ही फ्रिज के अंदर, बैग में ही फ्रिज के अंदर, किधर, फ्रीजर के अंदर, समझ में आ रहा है? क्लियर? जैसे हम ये आइस की बात करते हैं ना, हम लोग पहले इस हॉस्पिटल में वी यूज्ड टू यूज समथिंग कॉल्ड एज आर्कटिक सन। एक हमारे पास एक डिवाइस था आर्कटिक सन, आई वाज एक्चुअली वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स फॉर दैट। आर्कटिक सन करके हमारे पास डिवाइस था, जब आप थे नहीं इधर, ये 4-5 साल पहले, कम से कम 5 साल पहले हमारे पास आर्कटिक सन करके डिवाइस था। वो डिवाइस क्या था, हम लोग ऊपर बॉडी के ऊपर लगा देते थे, चिपका देते थे, उसको चिपका देते थे, बाहर एक बड़ा सा मशीन होता था, हाँ, वो मशीन को अटैच कर देते पूरा, उसको ऑन कर देते तो 35-36 पे आके अटक जाता था बॉडी का टेम्परेचर, वो बाहर से कूलिंग करता था पूरा बॉडी में, इधर लगाते थे, थाई पे लगाते थे, हाथ पे लगाते थे, सुपरमैन जैसा लगता था, सब लगा के रखिएगा, ऐसे पेशेंट ऐसे सोया रहता है, ऑन कर दिया 35 to 36 में, उसका एक टेम्परेचर थर्मामीटर रहता है, वो अकॉर्डिंगली पेशेंट को 35 to 36 पे लाके रोकता है। आर्कटिक सन, तो दैट इज अ प्रोफेशनली वेरी गुड डिवाइस, बहुत अच्छा डिवाइस है, समझ में आ रहा है? तो यू मस्ट रिमेंबर दिस आर्कटिक सन। हाँ, आर्कटिक सन, ठीक है? क्लियर? हाँ, ये डिवाइस I was using it because it was free given to me. Many of the devices in the ICU are given to me. If you look at the ICU, half of the devices are on my name. You understand? So वो that way we have given to me to use for a while. Then it is very expensive. मतलब the device is at least 25,000 rupees to buy those pads. Those pads are expensive. So those pads are one-time use. After using it, you have to throw it. You can't use it in another patient.
तो वन टाइम यूज होता है, इसीलिए इट्स वेरी एक्सपेंसिव करके भी आई सेंट इट बैक। इट्स नाउ देयर वेरियस हॉस्पिटल्स, जैसे मेदांता हॉस्पिटल में है वो, बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ पर कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा होते हैं, बड़े हॉस्पिटल में 2000 बेड रहेगा तो कार्डियक अरेस्ट रेगुलर होता है, तो उनका टर्न अराउंड टाइम, उनका यूटिलाइजेशन इज हायर, सो दे कैन यूज मोर। यू अंडरस्टैंड? हाँ। So what is the cooling technique that we are using? We are using evaporative cooling, we are using radiative cooling, and we are using intravascular cooling. Which is the fastest? Intravascular. Okay, intravascular cooling में हम 2 liters IV fluid fast देते हैं. So it has to be under pressure back from the door of the fridge, and that is why it should be always being ready. ऐसा हो सकता है क्या at that moment हम जाके ice ढूंढ रहे हैं, at that moment हम जाके IV fluid ढूंढ रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? कितना टेम्परेचर, कितना जल्दी आपको टेम्परेचर डाउन करना है? 15 मिनट्स में हमको करना है। तो 15 मिनट अगर आपने बोला कि आइस ला के दो मेरे को, मैं काका को बोला सर आइस ला के दो मेरे को, हो ही रखे। हाँ, you understand, it has to be fast, it's a team effort, it is a team, it cannot be done by one particular person. Then you can do other type of cooling is, when you are doing this, there is conductive cooling also from 2 other types. Which are the other 2 conductive cooling? Conductive cooling में क्या आता है? तुम्हारे पास राइस ट्यूब है, राइस ट्यूब है, बराबर? तो तुम एक 500 ml राइस ट्यूब, जो भी वो फ्लूइड है, अंदर डाल के गैस्ट्रिक लवाज कर दो। राइस ट्यूब में 500 ml अंदर डालो, 500 ml बाहर निकाल दो। हाँ, कंडक्टिव कूलिंग। Then you have the Foley's catheter. Foley's catheter. Put 500 ml in, 100 ml out. 500 ml in, 100 ml out. ऐसा 2 बार करते हैं, ठीक है? तो you can imagine 15 मिनट में क्या क्या करने का लोग। 15 मिनट ये सब करने के बाद 35 to 36 टेम्परेचर, समझ लो 35 से 33 हो गया, अरे भाई ये इतना डेंजरस हो जाएगा, नहीं करना है। हाँ, तो आपको तुरंत, मतलब आपको ध्यान रखना है कि तुम 38 पे थे, 37 पहुंचे, तुम बहुत जल्द 35 पे पहुंच रहे हो, बंद करो सब, निकाल दो सब कुछ, वार्मर लगा दो। ये आपको कंट्रोल में लाना है, आपको कंट्रोल में लाना है। यू कांट रिलैक्स till it is between 35 and 36। ओवरशूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ओवरशूट मतलब और कम होना, चांसेस बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? Clear? Okay, at this time what are you going to notice? तुम as a nursing क्या nursing responsibility क्या है? At this time तुमने कूलिंग तो कर दिया, हाँ 35 पे आ गए, what are you going to notice? स्मिता, क्या होगा? ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, हार्ट रेट को क्या होगा? नो, तुमको जब ठंडी लगती है तुमको क्या होता है? ठंडी लगती है तुम क्या करते हो? शिवरिंग में तो हार्ट रेट क्या होगा? The heart rate can go fast. So it can go very fast. It is so difficult to keep that patient without this. दूसरा क्या देखोगे? What is the other nursing responsibility that you will see? What will you see in this patient? क्या देखोगे? तुमको जब ठंडी होती है तुम क्या करते हो? तुम्हारी बॉडी में क्या होता है? तुमको ठंडी लगती है, सुनो तुम लोग, तुमको आईसीयू में रखा, इधर आईसीयू का टेम्परेचर 16 कर दिया, तुमको किधर जाना पड़ेगा? वॉशरूम जाना पड़ेगा। क्यों वॉशरूम जाना पड़ता है? समझ रहे हो? we have more diuresis, हाँ, तो this is called as cold diuresis। तो जब पेशेंट को टेम्परेचर कम करते हैं तो कोल्ड डायलिसिस चालू हो जाता है। कोल्ड डायलिसिस मतलब यूरिन आउटपुट ज्यादा आने चालू हो जाएगा, समझ में आ रहा है? जब यूरिन आउटपुट ज्यादा आता है तो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। So as a nurse, as a doctor, what is my responsibility? Watch for cold dialysis and electrolytes. अगर cold dialysis चालू हो गया, send for electrolytes. Clear? What is another problem that can occur in these patients? As I keep that ice pack on the body, what can occur? Bed sore. What is the cause of a bed sore? Moisture, maceration, friction, shear and pressure. Right? Moisture, maceration, दोनों हम कर रहे हैं। मॉइस्चर भी लगा रहे हैं, मैसेरेशन भी कर रहे हैं, देखो इतना पानी है, हाँ, so it can be very very dangerous। इसीलिए हम लोग आइस लगा के भूलना नहीं है, हमको आइस को रोटेट करना पड़ता है। आइस लगाया, चलो अब रोटेट कर दो सब आइस, थोड़ी देर उसको एम्प्टी कर दो, रोटेट कर दो। समझ में? हाँ, लाल अगर हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, वहां पर अगर लाल हो गया तो फ्रॉस्टबाइट हो जाएगा पेशेंट को। हाँ, वी कांट डू दैट, ठीक है? तो आइस रोटेटेड, इसलिए हम बोलते हैं कि अंदर भेजो वापस लेके आओ, अंदर भेजो वापस लेके आओ, ताकि वो उसको गैप मिल जाए थोड़ा स्किन के लिए। समझ में आ रहा है? गैप मिल जाए थोड़ा, समझ में आ रहा है? हाँ, सो यू मस्ट बी केयरफुल फॉर मॉइस्चर मैसेरेशन। देन व्हाट आर यू वरीड अबाउट? तुमको मम्मी ने बोला रहेगा ना तुम बारिश में मत नहाओ, क्या होता है? सर्दी होता है, बराबर? हाँ,
तो ये what is the chance? The chance of getting pneumonia is there. The chance of getting pneumonia is there in these patients. तो तुमको secretions पे ध्यान देना. अगर secretions are increasing, probably is developing pneumonia. It can be one of the side effects of hypothermia. ठीक है? You must look for that pneumonia. You must look for that pneumonia occurring. It is very very important. Another very important characteristic, positioning changes, because इसमें pressure ulcer होने के chances बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पेशेंट को तुमने आइस लगाया है, तुमने उस पर प्रेशर रखा है, तुमने उस पर सीपीआर किया है, एटलीस्ट 2 घंटे के लिए तुम मूव नहीं करोगे, तो उसका क्या हो रहा है? स्किन वेसोकंस्ट्रिक्ट हो रहा है ना, तुमने क्या रखा है? तुमने आइस लगाया है, तो स्किन क्या हो रहा है? वेसोकंस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसके अंदर का वेसल वेसोकंस्ट्रिक्ट हो रहा है. अगर वेसल वेसोकंस्ट्रिक्ट हो रहा है तो स्किन को सप्लाई कम हो रहा है. अगर स्किन को सप्लाई कम हो रहा है तो ऑब्वियसली पेशेंट को नेक्रोसिस हो जाएगा. इसीलिए ये पेशेंट का पोजीशनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पेशेंट पोजीशनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज़ तुम एक्चुअली प्रेशर सोर्स क्रिएट कर रहे हो. समझ में आ रहा है? हाँ. So the nursing responsibility involves in hypothermia is to understand first what is happening. The second thing is to put in a rectal thermometer as quickly as possible, to start intravascular cooling as quickly as possible by 1 to 2 liters of cold IV fluid. The fourth thing is to use conductive evaporative cooling by actually removing out all the dress and quickly putting up ice packs over the most important parts of the body. Okay, changing those ice packs on a regular basis. Changing those. It is very bad if you take the ice packs and put it in a tub and then get another ice pack. मतलब ही नहीं है उसका. If you take the ice pack out, it should go back. Where it should go back? Into the freezer. It should go back to the freezer. Okay. So you are changing the ice packs on a regular basis. Then you are keeping a fan at the corner of the bed so that the air gets outside for evaporative and radiative cooling. And you are removing HME filter and all other sources of heat, which includes blankets. क्या मतलब होगा अगर तुमने उसको आइस डाल दिया ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया? तो मतलब ही नहीं है कुछ भी. There is no meaning when you do this. अगर तुमने आइस पेशेंट के शर्ट के ऊपर डाल दी, उसको कोई मतलब है क्या? उसको कोई मतलब ही नहीं है. ओके, कभी-कभी लेकिन मेरे को दिखता है ये. मैं आता फिर मैं बोलता क्या है, तुम लोग क्या कर रहे हो? You understand? You must understand what is conductive radiative loss. Okay. Then what is the other two methods? Gastric lavage. I will use 500 ml of cold saline, cold RL, pass it inside, take it outside. I will do bladder flushes, cold inside, cold outside. Okay, cold bladder flushes, and I'll get my targeted temperature to 35 to 36 degrees. This entire process is called as targeted temperature management. I need to do this for at least 14 to 24 hours. 14 से 24 घंटा मेरे को उसको अंडर हाइपोथर्मिया रखना है. Importantly, I have to avoid pressure sores. I have to keep a very close watch on shivering, tachycardia, and pneumonia creation. 3 things I have to take care of. Tachycardia, pneumonia creation, and cold diuresis and pressure sores. 4 things actually. Cold diuresis and pressure sores. Cold diuresis occurs in patients because of very low temperatures. That can cause electrolyte abnormalities. Electrolyte abnormalities से क्या होगा? Arrhythmia. Cardiac arrest वापस होएगा उसको. Arrhythmia हो जाएगा because उनका electrolyte abnormalities हो जाएगा. That is why you have to keep a close watch on electrolytes in these patients if cold diuresis starts. Clear? And in which patients I will not use this targeted temperature management. In patients who have woken up after cardiac arrest, that I will not use. There is no point. Clear? So, any questions on hypothermia or targeted temperature management? Any questions? Hypothermia, sir, we do 14 to 24 hours. Yeah. What indication that we have to stop treatment? No, we do it for 24 hours. Wait a minute. After 24 hours. After 24 hours, the patient is still not woken up or still. Patient will not wake up anyway. You have cooled down. If patient wakes up, he can get off. If the patient अगर उठ गया, conscious हो गया, obeying commands हो गया, निकाल दो सब आइस, because वो आइस के साथ बैठ सो पाएगा. It is not possible, you know. So uncomfortable. अगर मेरे पे आइस डाल के रख दिया और मैं awake हूँ तो मैं पागल हो जाऊँगा. समझ आ रहा है? तो अगर awake हो गया, take off that ice. And even if patient is not awake, after 24 hours we stop. After 24 hours, we slowly come down on this. By that time, you have done a few more investigations. You know what is happening. Okay. So then we slowly इसको जब भी हम reverse करते हैं, तो हम 0.5 degrees per hour पे reverse करते हैं. 0.5 degrees per hour. कितना? 0.5. तो अगर समझ लो 2 बजा है और हम लोग 35 पे है, 3 बजे 35.5 होना चाहिए, 4 बजे 36 होना चाहिए. तो धीरे धीरे हम रिवर्स करते हैं. 5 से 6 घंटा लगता है, 6 से 8 घंटा लगता है उसको रिवर्स होने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर. उस टाइम पे हम क्या देखेंगे? उस टाइम पे क्या हो सकता है बताओ? व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी व्हेन यू आर गेटिंग ऑफ हाइपोथर्मिया? क्या होगा? हम लोग का क्या हो रहा था?
वेसो कंस्ट्रिक्शन। तो अगर आप उसको वापस गर्म करेंगे तो क्या होगा? वेसो डायलेटेशन। अगर वेसो डायलेटेशन होगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर गिरेगा। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ब्लड प्रेशर डाउन होगा। समझ में? ब्लड प्रेशर डाउन होगा। तो इसीलिए नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या है एट दिस टाइम? मॉनिटर दैट ब्लड प्रेशर प्रॉपर्ली, क्योंकि ब्लड प्रेशर गिरने का चांस है। उसको हर 15-15 मिनट में एनआईवी में 8 लग होना चाहिए। उसको हाइपोथर्मिया जब भी कर रहे हैं 8 लग होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको गिविंग हाइपोथर्मिया ब्लड प्रेशर इज गोइंग अप, व्हेन यू आर गेटिंग अप हाइपोथर्मिया ब्लड प्रेशर इज गोइंग डाउन, you may require non-adrenaline. What else can occur? What else can occur is potassium can move out of the cell. Potassium can move out of the cell. There can be hyperkalemia. There can be hyperkalemia. इसीलिए जब हाइपोथर्मिया से हम निकल रहे हैं तो एक पोटेशियम भेजना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, एक पोटेशियम, बिकॉज देयर कैन बी हाइपरकालीमिया। समझ में आ रहा है? हाँ। और ये पूरे सिलसिले में अगर पेशेंट को हम लोग ने समझ में 48 आवर्स हाइपोथर्मिया देके रखा होगा, 48 आवर्स समझ लो। ओके, बिकॉज पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, हमने 48 आवर्स हाइपोथर्मिया दिया है, 36 आवर्स मिनिमम देते हैं। हाँ, समझ लो 48 आवर्स दे दिया तो क्या हो सकता है? एक डिजीज होती है, उसको हम बोलते हैं रैप्डोमायोलाइसिस। रैप्डोमायोलाइसिस क्या होता है? पेशेंट को एक ही पोजीशन में रखने की वजह से, कोल्ड की वजह से मसल्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रैप्डोमायोलाइसिस। उसका इंडिकेशन क्या है? पोटेशियम बढ़ना। तुम हाइपोथर्मिया निकल नहीं रहे हो लेकिन पोटेशियम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? यस, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ लो। आपने और समझाता हूँ, पेशेंट हाइपोथर्मिया में है, 25 घंटा हो गया हाइपोथर्मिया में। ओके, अभी तुमने कोल्ड डायलिसिस देखा। कोल्ड डायलिसिस में क्या होना चाहिए? पोटेशियम कम होना चाहिए, पोटेशियम निकलना चाहिए ना। अगर पोटेशियम नहीं निकल रहा है, तुमने पोटेशियम देखा 6.2 आ गया, तो आप क्या सस्पेक्ट करोगे? रैप्डोमायोलाइसिस, मतलब तुम्हारा मसल डैमेज हो रहा है, योर मसल इज गेटिंग डैमेज, रैप्डोमायोलाइसिस। इट कैन बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तभी हमको एक इन्वेस्टिगेशन भेजना पड़ता है जिसका नाम है सीपीके। हाँ, तभी एक इन्वेस्टिगेशन भेजना पड़ता है जिसको हम सीपीके बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ, so there are nursing responsibilities during hypothermia and after hypothermia. At any given moment, if the patient becomes conscious and obeying commands, what I will do? I will stop this hypothermia not required. Fully conscious and obeying commands अगर हो गया, I will stop this hypothermia. ठीक है? Because patient will otherwise shiver, very badly patient will shiver, patient will not feel comfortable at all. Clear? Clear? Any doubts on hypothermia at reversal? Any doubt? We can, is it in the machine? There is a temperature. Maybe temperature होता है. So whatever the IV fluid also we are giving to that, we can give cold IV fluids. CRT temperature is not 35 degrees. If you make it 35 degrees, the whole blood is getting 35 degrees. But still, at such a situation, do we still continue CRT? Yeah. Or the blood is also coming out? That's okay. That's okay. Depends on that's on a clinical call. Clear? Any queries on hypothermia? No, no. So take it. So we've completed hypothermia now.